सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज का अपना जो वीडियो है वो है केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 4। केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर के 3 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये तीनों पार्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स अगर क्लियर करना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, तो ये जो वीडियोस हैं इनको आप लगातार सीरीज से वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लगातार देखें और उनके नोट्स बनाने की कोशिश करें और उनको ढंग से समझने की कोशिश करें। तो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 4 में अपन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, शून्य कोटि अभिक्रियाएं। ये इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। शून्य कोटि अभिक्रियाएं। इस शून्य कोटि अभिक्रिया में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूं। इसका अवकलित और समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। अवकलित और समाकलित वेग समीकरण की सहायता से विभिन्न आलेखीय प्रस्तुतिकरण देखेंगे, आलेख बनाएंगे। इसके अर्धायु काल कैसे निकलती है, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। वो अर्धायु काल कैसे निकलता है, इसमें जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो पिछले इसके पार्ट 3 में भी अपन ने देखा था। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 में भी वेग स्थिरांक की इकाई, इसमें भी अपन फिर से देखेंगे। साथ में इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो ये सारे चीजें इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है इसके अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। बहुत बार 12th के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसके समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात कीजिए। लगभग हर साल आ ही जाता है इस तरह का प्रश्न। तो इसके लिए देखिए कि अपन सामान्य अभिक्रिया लेते हैं। ए कोई अभिकारक है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। ये अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। माना t बराबर 0 पर, मतलब प्रारंभ में आपने अभिकारक की सांद्रता ली A, जिसको अपन स्मॉल a से दर्शा रहे हैं। इस समय उत्पाद की सांद्रता कितनी है, 0। कुछ समय पश्चात t बराबर t पर अभिकारक में से x मात्रा में अभिक्रिया कर ली, तो कितना बच गया, a माइनस x बच गया अभिकारक। और ये जो अभिक्रिया कर चुका भाग है ये किसमें बदल गया, उत्पाद में परिवर्तित हो गया। ये t समय पर, कुछ समय पश्चात की बात है। अब देखिए इसका अगर अपन वेग समीकरण लिखें, वेग समीकरण क्या हो जाएगा, dx बटा dt समानुपाती a माइनस x का घातांक 0। a माइनस x का घातांक 0 क्यों आया, क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, जिसके लिए अपन जानते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती चिन्ह को जब हटाएंगे तो क्या आ जाता है, एक समानुपाती स्थिरांक आ जाता है, जिसको मैंने k नॉट के द्वारा दर्शाया है। a माइनस x का घातांक 0। किसी भी राशि का घातांक अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो a माइनस एक्स की जगह 1 आ जाता है। तो क्या हो गया, dx बटा dt बराबर k नॉट। ये समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण संख्या 1। और ये समीकरण क्या है, इसका अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण में देखिएगा dx बटा dt मतलब अभिक्रिया का वेग बराबर k नॉट वेग स्थिरांक के बराबर है,
जो एक स्थिरांक राशि है, इससे अपन क्या कहेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया वेग का मान एक स्थिरांक राशि होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, इस समीकरण को अगर पुनर्विन्यासित करें, मतलब रीअरेंज करें, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं dx बराबर k नॉट dt। इस dt वाले भाग को मैं इधर ले गया, ठीक है। अब इस समीकरण को समाकलित करें। समाकलित करने पर तो समाकलित कर दें इसको, ये समाकलन का चिन्ह है, इस तरह समाकलित कर रहे हैं। dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x, इधर जो k नॉट dt है, इसमें k नॉट तो एक स्थिरांक है, स्थिरांक है तो समाकलन के बाहर आ जाएगा यूं का यूं, और dt का समाकलन क्या हो जाएगा t। अब यहां देखिएगा एक विशेष बात है, यहां जो आपने समाकलन करा है इसके कोई प्रारंभिक और अंतिम लिमिट नहीं है, सीमाएं नहीं है। तो इस प्रकार का जो समाकलन करते हैं तो पूरे समीकरण का समाकलन करने के बाद इसमें एक समाकलन स्थिरांक और जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा समाकलन जिसमें कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है, तब की बात है ये। लोअर लिमिट अपर लिमिट होगी तो ये सी नहीं आएगा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है तो समाकलन पूरे समीकरण का करने के बाद एक स्थिरांक जोड़ेंगे जिसे कहेंगे समाकलन स्थिरांक। तो सी क्या है यहां पर, समाकलन स्थिरांक। तो ये आ गया इसका समीकरण संख्या 2। अब इस समाकलन स्थिरांक के मान की गणना करते हैं। तो मान की गणना करने के लिए इसमें सीमांत अवस्था, जिसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, वो लागू करते हैं। वो देखिए क्या चीज है कि एट t बराबर 0, देखिए t बराबर 0 प्रारंभ में x का मान क्या था, x बराबर 0। x तो था ही नहीं, x क्या चीज है, उत्पाद। किसी भी समीकरण में जितनी भी राशियां हैं आपको पता होनी चाहिए, x क्या है, k नोट क्या है, t क्या है, c क्या है, आपको पता होना चाहिए। t बराबर 0 पर x बराबर 0 मतलब उत्पाद की मात्रा 0 है। ये दोनों मान समीकरण 2 में रख दें तो 0 बराबर k नोट गुना 0 प्लस c, तो c का मान क्या आ गया 0। ये है समीकरण संख्या 3। समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 3 व 2 से c का मान रख दें तो क्या आ गया, x बराबर k नोट t और k नोट बराबर x बटा t। ये आ गया समीकरण संख्या 4 और इसे कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण k नोट बराबर x बटा t, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये समीकरण संख्या 4 समाकलित वेग समीकरण। समीकरण संख्या 1 है इसका अवकलित वेग समीकरण। अब इस समाकलित वेग समीकरण की सहायता से k नोट की इकाई निकालते हैं। तो इसका दूसरा भाग देखिएगा, k नोट की इकाई। देखिए कैसे निकालेंगे, k नोट बराबर, ये ऊपर x क्या चीज है, x है t समय पर उत्पाद की सांद्रता, मतलब सांद्रता है तो ऊपर तो आ गया सांद्रता, बटा t, t क्या चीज है, समय। चूंकि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लेते हैं और समय को सेकंड या मिनट में लेते हैं, तो इकाई क्या हो जाएगी, सांद्रता की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और बटा में समय ही, और समय को सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स।
तो ये है के नॉट की इकाई। इस तरह से के नॉट की इकाई की गणना आप कर सकते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई आप बता सकते हैं। तो यह अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण और के नॉट की इकाई। अब इसका आलेखीय प्रस्तुतिकरण, आलेखीय प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट आरेख आप खींचना चाह रहे हैं dx बटा dt वर्सेस t, मतलब अभिक्रिया वेग और समय के बीच अगर आप आरेख खींचना चाहें तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। इधर dx बटा dt y एक्स की तरफ और x एक्स की तरफ आप t ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा समीकरण संख्या 1 पे आ जाओ वापस। अवकलित वेग समीकरण क्या कह रहा है कि dx बटा dt एक स्थिरांक राशि है, मतलब पूरे विक्रिया के दौरान ये स्थिर रहेगा, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो स्थिरांक राशि, इसका मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। तो ये इस तरह से एक t अक्ष के सापेक्ष समानांतर सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा मतलब dx बटा dt का मान स्थिर ही रहता है। तो इसका ये पहला आलेख है। दूसरा देखिएगा, आप आलेख इसमें बना सकते हैं x वर्सेस t। x है t समय पर उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य आलेख खींच रहे हैं। तो यहां इस आलेख को बनाने के लिए समीकरण 4 काम में आएगा। समीकरण 4 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं, x बराबर k नॉट t, t को इधर ले गए। ठीक है, अब ये जो समीकरण आया, ये समीकरण किसके अनुसार आया, y बराबर mx के जैसा आया कि नहीं। जो अपन केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 में अपने आरेख बनाने सीखे थे उसमें y बराबर mx के जैसा है ना, कि समीकरण के इधर की जो राशि है वो y है इधर, मतलब जो ये x आ जाएगा उत्पाद की सांद्रता और ये t इधर आ जाएगा। क्योंकि इसमें अंतःखंड है ही नहीं, अंतःखंड का मान या c का मान 0 है, तो ये 0 बिंदु से शुरू होगा और ढाल क्या है इसमें, k नॉट। इस राशि के साथ जो गुणा में है उसी को तो ढाल कहते हैं अपन। तो k नॉट ढाल है, बढ़ता हुआ ढाल है, धनात्मक मान है इसका। तो इस आरेख का जो ढाल है वो किसके बराबर आएगा, k नॉट के बराबर इसमें प्राप्त होता है। तो ये इसमें दो महत्वपूर्ण आरेख हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता भी होने चाहिए। तो दो भाग हो गए, अवकलित और समाकलित वेग समीकरण, के नॉट की इकाई, सॉरी 3 भाग हो गए। तीसरा है आलेखीय प्रस्तुतिकरण। अब इसका देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया में जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वो है अर्धायु काल, कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए अर्धायु काल की गणना कैसे करते हैं। तो इसका जो चौथा भाग जो अपन पढ़ेंगे वो है अर्धायु काल। अर्धायु काल जिसको टी हाफ के द्वारा दर्शाते हैं। ये अर्धायु काल होता क्या है, अर्धायु काल वह समय है जिसमें अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जितना भी आपने अभिकारक लिया उसका आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसमें जो समय लगा उसी को क्या कह रहे हैं अपन, अर्धायु काल कहते हैं। मतलब t बराबर t हाफ हो गया तो x क्या हो गया, a बटा 2 हो गया। इसको थोड़ा समझिएगा, t बराबर t हाफ पर मतलब अर्धायु काल पर उत्पाद की सांद्रता कितनी है, आपने प्रारंभ में अभिकारक a लिया था, उसका आधा भाग किसमें बदल गया, अभिकारक उत्पाद में बदल गया। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आपने a ली और उसका आधा भाग किसमें बदल गया, उत्पाद में बदल गया, मतलब x में बदल गया। तो t
टी हाफ पर x क्या है, a बटा 2 है। अब समीकरण संख्या 4 से, समीकरण 4 मतलब इसके समाकलित वेग समीकरण से देखिएगा, k नॉट बराबर x बटा टी होता है। k नॉट बराबर x का मान क्या है, a/2 और t का मान क्या है, टी हाफ को मैं इधर ले आऊं तो हो गया a/2k2, सॉरी टी हाफ बराबर a/2k नॉट। ये इसके अर्धायुकाल का सूत्र हो जाता है, टी हाफ बराबर a/2k नॉट। इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो 2 है एक स्थिरांक राशि है, k नॉट भी एक स्थिरांक राशि है। इन दोनों को अगर घटा दूं तो टी हाफ क्या हो जाएगा, समानुपाती a हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए उनके अर्धायु काल का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि के लिए जो अभिक्रिया वेग है वो तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसका जो अर्धायु काल है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये इसके अर्धायु काल के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र है। जब अपने पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स के लिए अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उन वीडियोज में ये समाकलित वेग समीकरण, इसका ये अर्धायु काल वाले जो सूत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है अर्धायु काल। अब अपन देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। अगले भाग में अपन पढ़ रहे हैं इसके कुछ उदाहरणों में देखिएगा, जैसे H2 + Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाता है। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य अभिक्रिया होकर HCl बन रही है वो प्रकाश की उपस्थिति में। ये अपन ने एक वीडियो देखा था, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर के नाम से चैनल है, उस पर जाके देखेंगे तो इसको डिटेल में समझाया हुआ है कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया क्यों है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। और उदाहरण देखिएगा, जैसे अमोनिया का अपघटन देख रहे हैं किसकी सतह पर, टंगस्टन की सतह पर, N2 + 3H2, ये एक शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाती है। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे HI का तापीय अपघटन अगर Au की सतह पे करवाया जाता है, H2 + I2 का निर्माण होता है, तो ये भी एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। और एग्जांपल देखिएगा, फास्फीन है, उसका तापीय अपघटन प्लेटिनम की सतह पे अगर अपन कराते हैं तो ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो देखिए आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो शून्य कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं, इनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। तो ये है शून्य कोटि अभिक्रियाएं। अगले वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 5 में अपन देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाएं और उससे संबंधित ये सारी जानकारियां। तो आप घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।